आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं जो बहुत से लोगों के जीवन से जुड़ा है। मेरा मतलब है भारत में हाल के जीएसटी सुधार, जिन्हें कुछ लोग जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर पर इनका क्या असर पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये बदलाव, जैसा आपने कहा, 22 सितंबर 2025 से लागू हुए हैं और हम आज यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनका घर खरीदने वालों के लिए, प्रॉपर्टी बनाने वाले डेवलपर्स और जो पैसा लगाते हैं मतलब निवेशक, उनके लिए आखिर मतलब क्या है। हाँ, और हमारे पास जानकारी के लिए सरकारी नोटिफिकेशंस हैं, प्रेस रिलीज हैं और कई न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं जो इन बदलावों पर और बाजार की प्रतिक्रिया पर बात कर रहे हैं। जी, हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें हैं उन्हें निकालकर समझें और देखें कि ये नए नियम रियल एस्टेट बाजार को आगे कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि जीएसटी की दरों में क्या बदला है, टैक्स का जो ढांचा है उसे कैसे आसान बनाने की कोशिश हुई है और खास तौर पर वो जो घर बनाने का सामान है उस पर टैक्स कम होने का क्या मतलब है। और फिर देखेंगे कि इन सब का अलग अलग लोगों पर, मतलब खरीदार, डेवलपर, निवेशक, इन पे असर क्या पड़ रहा है। जी, तो सबसे पहले ये जीएसटी 2.0, ये नाम क्यों, इसे 2.0 क्यों कहा जा रहा है? क्या ये पुराने वाले से बहुत अलग है? देखिए, जीएसटी 2.0 कहना एक तरह से ये दिखाता है कि जब से जीएसटी लागू हुआ था उसके बाद ये शायद सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, ढांचागत बदलाव है। 22 सितंबर 2025 से ये लागू हुआ है और कई मायनों में अहम है। सबसे ज्यादा चर्चा शायद इस बात की है कि घर बनाने में जो जरूरी चीजें लगती हैं ना, उन पे जीएसटी की दरें कम की गई हैं। अच्छा, जैसे कि कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं? सबसे बड़ा उदाहरण तो सीमेंट का है। आप जानते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन की जान होती है सीमेंट। हाँ बिल्कुल। और इस पर जीएसटी पहले 28% था, उसे घटाकर सीधा 18% कर दिया गया। अरे वाह, सीधा 10% कम। जी हाँ, 10% की सीधी कटौती, ये बहुत मायने रखती है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। 10% तो बहुत होता है। और इसके अलावा और क्या सस्ता हुआ? इसके अलावा जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, पत्थर जो लगते हैं फर्श वगैरह में, उन पर भी दर पहले 12% थी, उसे घटाकर 5% कर दिया गया। अच्छा, 12 से 5? हाँ, वो भी काफी है। हाँ। और यही नहीं, वो जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती हैं या सैंड लाइम ब्रिक्स, मतलब रेत चूने वाली ईंटें, लकड़ी के दरवाजे खिड़की, जिन्हें हम जॉइनरी आइटम कहते हैं, और कुछ दूसरी चीजें भी हैं, वो सब भी अब 12% की बजाय सिर्फ 5% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। तो मतलब घर बनाने की लागत में जो मुख्य चीजें इस्तेमाल होती हैं, उन पर टैक्स का बोझ वो काफी कम हो गया है। जी बिल्कुल। आपने टैक्स स्लैब को आसान बनाने की भी बात कही थी शुरू में। हाँ, वो कैसे हुआ है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, पहले जीएसटी में कई सारी दरें थीं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, और कुछ चीजों पर तो 40% तक भी था। हाँ, वो लग्जरी वाला। हाँ, जैसे लग्जरी गाड़ियां वगैरह। तो इससे होता क्या था कि हिसाब किताब रखना, टैक्स फाइल करना, जिसे हम कहते हैं अनुपालन बोझ या कंप्लायंस बर्डन, वो काफी मुश्किल था, खासकर छोटी व्यापारियों के लिए। अच्छा, तो अब क्या बदला है? तो ये जो नई व्यवस्था है, मतलब जीएसटी 2.0, इसमें स्लैब की संख्या बहुत कम कर दी है। अब मुख्य रूप से देखें तो सिर्फ दो दरें हैं, 5% और 18%। बस दो? 5 और 18? हाँ, मेनली यही दो हैं। इनके अलावा कुछ एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे खुला अनाज, दूध वगैरह, उन पर 0% टैक्स है, वो पहले भी था। और फिर वो सिगरेट, तंबाकू या बहुत महंगी लग्जरी कार, ऐसी गिनी चुनी सिन या लग्जरी चीज़ों के लिए 40% का स्लैब रखा है। पर ज़्यादातर सामान और सेवाएं वो 5% या 18% में ही आ गई हैं। तो कम स्लैब का मतलब हुआ कि भाई कम कंफ्यूजन होगा और शायद टैक्स भरना भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल, सरकार का इरादा तो यही लगता है। एक तो टैक्स सिस्टम को सरल बनाना ताकि कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान हो, और दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर टैक्स घटाकर सरकार सीधे सीधे घरों की जो लागत है, मतलब इनपुट कॉस्ट, उसे कम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा। उम्मीद यही है कि इससे घर थोड़े सस्ते होंगे और ज्यादा लोग, खासकर जो किफायती घर, अफोर्डेबल हाउसिंग देख रहे हैं, वो अपना घर खरीद पाएंगे। ठीक है, ये तो हुई नियमों की बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि भाई इन बदलावों का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। हाँ। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आम घर खरीदार, उसके लिए क्या बदल रहा है? देखिए, घर खरीदार के लिए सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि प्रॉपर्टी की कीमतें कम होंगी। सीधी सी बात है, जब डेवलपर की लागत कम होगी, मतलब सीमेंट सस्ता, मार्बल सस्ता, टैक्स फाइलिंग भी शायद थोड़ी आसान, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं।
या तो वो इस बचत को अपने मुनाफे में मतलब मार्जिन में जोड़ ले, या फिर वो इसका फायदा ग्राहक को दे, यानी प्रॉपर्टी की कीमत घटा दे। लेकिन क्या ये उम्मीद करना सही है कि डेवलपर पूरा फायदा ग्राहक को देगा? मतलब आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता। कंपनी अक्सर लागत कम होने पर भी कीमतें कम करने में हिचकाती हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और यहीं पर असली पेच है। थ्योरी में तो यही है कि लागत कम होने का फायदा खरीदार तक पहुंचना चाहिए, खासकर जो किफ़ायती घर हैं या मिड सेगमेंट वाले घर हैं, जहां खरीदार कीमत को लेकर बहुत सोच समझकर फैसला लेता है। हाँ, वहाँ तो 1-1 लाख रुपए मायने रखता है। बिल्कुल, एक छोटे से फ्लैट की कीमत में 50,000 या 1 लाख रुपए की कमी भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन असल में ऐसा होगा या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करेगा। किन बातों पर? एक तो ये कि बाजार में कंपटीशन कितना है। अगर मान लीजिए एक इलाके में कई सारे डेवलपर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हो सकता है कोई एक डेवलपर कीमत कम करके ग्राहक खींचने की कोशिश करे, फिर दूसरों पर भी दबाव बनेगा। अच्छा, हाँ। दूसरा, डेवलपर की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, वो जल्दी बेचना चाहता है या ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। और तीसरा, जैसा आपने कहा, पारदर्शिता कितनी है, मतलब क्या खरीदार को पता चल पाएगा कि वाकई में लागत में कितनी कमी आई है। और ये फायदा शायद फौरन नहीं मिलेगा, है ना? मतलब आज नियम बदला तो कल से घर सस्ता नहीं हो जाएगा। हाँ, ये भी समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से बन रहा है, तो हो सकता है डेवलपर ने काफी सारा माल, सीमेंट, मार्बल वगैरह पुरानी महंगी दरों पर खरीद रखा हो। हाँ, स्टॉक तो होगा ही। बिल्कुल, इसे कहते हैं लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स की चुनौती। मतलब पुराने सौदे जो पुरानी टैक्स दरों पर हुए थे, तो नई सस्ती दरों का असर देखने में आप मान के चलिए 6 महीने से लेकर साल भर या शायद उससे ज्यादा भी लग सकता है, जब तक पुराना स्टॉक खत्म ना हो या नए सौदे ना हो। इसलिए खरीदारों को थोड़ा सब्र रखना होगा। और अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो डेवलपर से इन बातों पर सवाल जरूर पूछने होंगे। समझ गई। तो खरीदार के लिए उम्मीदें तो हैं, लेकिन कुछ अगर मगर भी हैं। अब आते हैं डेवलपर्स पर। उनके लिए बदलाव क्या मायने रखता है? डेवलपर्स के लिए पहली नजर में तो ये अच्छी खबर है। देखिए, सीमेंट सस्ता हो गया, मार्बल, टाइल्स, फिटिंग्स, इन सब पर टैक्स या तो कम हुआ है या आसान हुआ है। स्टील पर तो खैर पहले से 18% था, लेकिन सीमेंट वाला बदलाव बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर उनकी जो प्रोजेक्ट बनाने की लागत है, वो कम होगी। तो उनका मुनाफा बढ़ेगा। हाँ, इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन में सुधार की गुंजाइश तो बनती है। तो क्या इससे वो नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे? मतलब क्या मार्केट में नई सप्लाई आएगी? संभावना तो यही है। देखिए, अगर लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता दिखता है, तो डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं। खासतौर पर शायद उन इलाकों में जहां जमीन थोड़ी सस्ती मिलती है, जैसे शहरों के बाहरी इलाके या फिर टियर 2 और टियर 3 शहर। अच्छा। क्योंकि कम लागत की वजह से इन जगहों पर प्रोजेक्ट बनाना अब आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद, मतलब वायबल हो सकता है। लेकिन क्या उनके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? कोई चुनौतियां नहीं है उनके सामने? नहीं, चुनौतियां भी हैं, बिल्कुल हैं। पहली तो यही कि उन्हें अपने पूरे सप्लाई चेन के साथ, मतलब जिनसे वो माल खरीदते हैं, सीमेंट वाले, टाइल वाले, उन सब के साथ फिर से मोल भाव करना होगा। हाँ, ये पक्का करना होगा कि सप्लायर ने जो जीएसटी कम किया है वो फायदा डेवलपर तक पहुंचे। एग्जैक्टली। दूसरी चुनौती है अपने अकाउंटिंग सिस्टम को नई दरों के हिसाब से अपडेट करना और ये पक्का करना कि वो सारे नए नियमों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, कंप्लायंस जिसे कहते हैं। और तीसरी चुनौती, जिसकी हमने खरीदार के एंगल से बात की थी, वो पुराने प्रोजेक्ट्स में लागत और कीमत का तालमेल बिठाना, वो स्टॉक वाला मामला। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मामलों में डेवलपर्स की लागत बढ़ भी जाए? आपने कहा था दरें सरल हुई हैं 5% और 18%। तो क्या कुछ 12% से 18% में भी चला गया? हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा। हमारे जो स्रोत हैं, उनसे ये पता चलता है कि कुछ खास तरह के जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खासकर जो सरकारी कामों से जुड़े होते हैं, जिन्हें पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अच्छा, जैसे सड़कें बनाना या सरकारी इमारतें। हाँ, उस तरह के काम। उनमें शायद टैक्स की दर पहले 12% थी, जो अब बढ़कर 18% हो गई हो, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में आया है। ओहो। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा लग्जरी सेगमेंट के घर होते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाला कुछ इंपोर्टेड सामान हो या बहुत खास फिटिंग्स हो, उन पर शायद टैक्स का बोझ कम ना हुआ हो या शायद बढ़ भी गया हो। अच्छा। तो ये कहना कि हर तरह के कंस्ट्रक्शन की लागत कमी होगी, ये शायद पूरी तरह सही ना हो। ये इस पर निर्भर करेगा कि किस सेगमेंट का घर है और किस तरह का प्रोजेक्ट है। दिलचस्प। तो खरीदार और डेवलपर की बात हो गई। अब आते हैं उन पे जो इस सेक्टर में पैसा लगाते हैं, यानी निवेशक, इन्वेस्टर्स। उनके लिए इस बदलाव में क्या है?
क्या रियल एस्टेट अब ज्यादा आकर्षक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है? निवेशकों के नजरिए से देखें तो जीएसटी सुधारों से कुछ पॉजिटिव सिग्नल तो मिलते हैं। देखिए, अगर बनाने की लागत कम होती है, डेवलपर्स का मुनाफा सुधरता है और घरों की मांग बढ़ती है क्योंकि वो ज्यादा किफायती हो गए हैं, तो ये सब मिलकर रियल एस्टेट में निवेश पर बेहतर रिटर्न दिला सकता है ना? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। पर किन इलाकों या किस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? देखिए, ज्यादा संभावना उन इलाकों में दिखती है जहां सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रही है। मतलब नई सड़कें बन रही हैं, मेट्रो लाइन आ रही है, कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है या कुछ और। हाँ, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल, ऐसे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की उम्मीद ज्यादा होती है। साथ ही, जैसा हमने पहले भी कहा, टियर 2 और टियर 3 शहर या फिर बड़े शहरों के बाहरी इलाके, जहां डेवलपर्स अब कम लागत के कारण नए प्रोजेक्ट ला सकते हैं, वहां भी जो शुरुआती निवेशक होंगे उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है। और रेजिडेंशियल या कमर्शियल? अभी जो ट्रेंड दिख रहा है और इन बदलावों का जो असर है, उसे देखते हुए लगता है कि रेजिडेंशियल, खासकर किफायती और मिड सेगमेंट वाले घरों में शायद ज्यादा हलचल देखने को मिले। कमर्शियल का अपना अलग डायनामिक्स होता है। लेकिन क्या इसमें कोई जोखिम भी है? अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी सेक्टर में तेजी आती है तो कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, एक बबल जैसा बन जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, जिसे हम स्पेक्युलेटिव बबल कहते हैं। मतलब जब लोग सिर्फ इस उम्मीद में प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं कि कीमतें और बढ़ेंगी, ना कि उसकी असली कीमत या उससे मिलने वाले किराए यानी रेंटल यील्ड के आधार पर। हाँ, बस देखा देखी में। हाँ, अगर बहुत सारे निवेशक बिना फंडामेंटल्स देखे बाजार में कूद पड़ते हैं तो कीमतें अस्थिर हो सकती हैं और बाद में गिर भी सकती हैं। दूसरा जोखिम ये है कि अगर डेवलपर्स ने वाकई लागत में कमी का फायदा खरीदारों को नहीं दिया तो मांग उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी उम्मीद की जा रही है, और फिर निवेशकों का अनुमान गलत साबित हो सकता है। तो निवेशकों को भी काफी सोच समझकर कदम उठाना होगा। चलिए, अब इन सुधारों से जो अवसर और चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उन्हें थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से देखते हैं। क्या मुख्य अवसर नजर आ रहे हैं? हाँ, कई अवसर हैं। अगर हम उन्हें पॉइंट में देखें तो पहला तो है बढ़ती हुई खरीदने की क्षमता, मतलब अफोर्डेबिलिटी। अगर कीमतें वाकई कम होती हैं तो ज्यादा लोग घर खरीदने का सपना पूरा कर पाएंगे, इससे मांग बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा, तेज प्रोजेक्ट डिलीवरी। हो सकता है कि सामान पर टैक्स कम होने और प्रक्रिया थोड़ी सरल होने से प्रोजेक्ट पूरे होने में कम टाइम लगे। ये खरीदारों और डेवलपर्स दोनों के लिए अच्छा है। जो रियल एस्टेट बाजार पिछले कुछ समय से ठंडे पड़े थे, खासकर छोटे शहरों में या बाहरी इलाकों में, वहां शायद नई जान आ सकती है, क्योंकि अब वहां प्रोजेक्ट बनाना सस्ता हो गया है। चौथा, शहरी और अर्ध शहरी विस्तार। वही बात, लागत कम होने से डेवलपर्स अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे शहरों और कस्बों में भी अच्छी क्वालिटी के घर बनाने में रुचि दिखा सकते हैं। इससे थोड़ा संतुलित विकास भी होगा। और पांचवा, संगठित क्षेत्र को बढ़ावा। मतलब ये जो सरल टैक्स प्रणाली है, इससे शायद जो असंगठित या छोटे डेवलपर्स हैं उनके लिए भी नियमों का पालन करना और फॉर्मल इकोनॉमी में आना आसान हो सकता है। ये तो काफी सकारात्मक संभावनाएं लग रही हैं। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है ना? जी। चुनौतियां या जोखिम क्या है? हाँ, जोखिमों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनको भी कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं। हाँ। पहला और सबसे बड़ा डर, फायदे का असमान बंटवारा। हाँ। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि लागत में कमी का सारा फायदा डेवलपर अपनी जेब में रख ले और खरीदार तक बहुत कम या कुछ भी ना पहुंचे। हाँ, ये तो हमेशा एक चिंता रहती है। इसके लिए रेगुलेटरी निगरानी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, पुराने अनुबंधों का असर। जैसा हमने पहले कहा, जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं उन पर असर दिखने में टाइम लगेगा। इस बीच खरीदारों में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक। तीसरा, राज्य स्तरीय अड़चनें। देखिए, रियल एस्टेट सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं है। जमीन राज्यों का विषय है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, स्टैंप ड्यूटी, ये सब राज्य स्तर पर तय होता है। हाँ, हर राज्य के नियम अलग है। बिल्कुल। तो अगर राज्यों की प्रक्रियाएं जटिल रहीं या धीमी रहीं तो जीएसटी सुधार का पूरा फायदा मिलने में दिक्कत आ सकती है। सोचिए, किसी राज्य में अगर अप्रूवल मिलने में ही सालों लग जाते हैं तो फिर सीमेंट सस्ता होने का क्या लाभ? सही बात है। चौथा, सट्टेबाजी का खतरा, जिसकी हमने बात की। अगर कीमतें बिना किसी ठोस वजह के तेजी से बढ़ने लगी तो ये बाजार के लिए खतरनाक हो सकता है। और पांचवा, लग्जरी सेगमेंट पर असर। हो सकता है कि जो प्रीमियम या लग्जरी घर है उनके लिए ये सुधार उतने फायदेमंद ना हो, या कुछ मामलों में जैसा हमने डिस्कस किया, लागत बढ़ भी सकती है, तो ये सेगमेंट शायद उतना उत्साहित ना हो। तो तस्वीर काफी मिलीजुली सी है। फायदे भी दिख रहे हैं लेकिन चुनौतियां और जोखिम भी कम नहीं है। ऐसे में अलग अलग लोगों को क्या सलाह दी जा सकती है? मान लीजिए कोई अभी घर खरीदने की सोच रहा है, उसे क्या ध्यान रखना चाहिए?
हाँ, घर खरीदारों के लिए मेरी सलाह होगी, पहला, निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर नजर रखें। मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 1 से 3 साल में पूरी होने वाली हैं, उनमें नई कम लागत का फायदा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में शायद कीमत कम न हो। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। दूसरा, पारदर्शिता की मांग करें। डेवलपर से खुलकर पूछें कि भाई जीएसटी कटौती का कितना लाभ आप कीमत में दे रहे हैं। कोशिश करें कि ये लिखित में मिले। हाँ, मुंह ज़बानी बातों पर भरोसा ना करें। बिल्कुल। तीसरा, तुलना करें। सिर्फ एक डेवलपर की बात सुनकर फैसला ना लें। अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखें, उनकी कीमतें, लोकेशन, सुविधाएं और डेवलपर का पिछला रिकॉर्ड, सबकी तुलना करें। चौथा, सिर्फ कीमत नहीं, सब कुछ देखें। हो सकता है कोई घर थोड़ा सस्ता मिल रहा हो, लेकिन लोकेशन ठीक ना हो या पानी बिजली की दिक्कत हो, तो सस्ता घर हमेशा अच्छा नहीं होता। लोकेशन, कनेक्टिविटी, स्कूल अस्पताल की दूरी, ये सब भी उतना ही जरूरी है। सही है। और पांचवां, धैर्य रखें। फौरन किसी नतीजे पर ना कूदें। बाजार को थोड़ा स्थिर होने दें। देखें कि कीमतें किस तरफ जा रही हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और डेवलपर्स या बिल्डर्स को क्या कदम उठाने चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए अब? डेवलपर्स को ज्यादा प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। पहला, खरीद अनुबंधों की समीक्षा करें। अपने जो सप्लायर्स हैं, सीमेंट, स्टील, टाइल्स वाले, उनके साथ तुरंत बैठें और नई कम दरों पर सप्लाई पक्की करें। हाँ, सबसे पहले तो अपनी लागत कम करें। एग्जैक्टली। दूसरा, मूल्य निर्धारण पर फिर से काम करें। अपनी नई लागत का ठीक से आकलन करें और फिर तय करें कि आप खरीदार को कितना फायदा देंगे और अपना मार्जिन कितना रखेंगे। एक क्लियर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। तीसरा, नई लॉन्चिंग की टाइमिंग सोच समझ कर करें। जब तक नई व्यवस्था को लेकर पूरी क्लैरिटी ना हो, ये जब तक आप अपनी सप्लाई चेन ठीक ना कर लें, तब तक शायद नए प्रोजेक्ट शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। समझदारी इसी में है। चौथा, खरीदारों से संवाद करें। ट्रांसपेरेंट रहें। उन्हें बताएं कि आप जीएसटी लाभ कैसे और कब तक देंगे। देखिए, इससे विश्वास बढ़ता है और बिक्री में मदद मिलती है। हाँ, विश्वास बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। और पांचवा, तकनीक का उपयोग करें। अपने अकाउंटिंग और कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर और तकनीक का इस्तेमाल करें। इससे गलतियों की गुंजाइश कम होगी। ठीक है। और अंत में निवेशकों के लिए क्या सुझाव है? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निवेशकों को मेरी सलाह है कि भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों पर ध्यान दें। पहला, विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें। उन इलाकों में निवेश करें जहां वाकई में विकास हो रहा है या होने की मजबूत संभावना है, जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पास। सिर्फ अफवाहों पर पैसा न लगाएं। मतलब फंडामेंटल्स देखें। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, डेवलपर की जांच करें। जिस डेवलपर के प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं, उसका पिछला रिकॉर्ड जरूर देखें। क्या वो समय पर डिलीवरी देते हैं? उनकी बनाई हुई क्वालिटी कैसी है? ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। बहुत जरूरी। तीसरा, परियोजना की प्रगति पर नजर रखें। सिर्फ निवेश करके भूल ना जाएं। देखते रहें कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है। चौथा, विविधता अपनाएं। मतलब डाइवर्सिफाई करें। अपना सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट या एक ही इलाके या एक ही तरह की प्रॉपर्टी, जैसे सिर्फ 2 BHK या सिर्फ दुकान में ना लगा दें। रिस्क को बांटें। सही। और पांचवां, लॉन्ग टर्म सोचें। रियल एस्टेट आमतौर पर लंबी अवधि का निवेश होता है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में स्पेक्यूलेशन से बचें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो GST 2.0 है, ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक वाकई बड़ा कदम है। इसमें खरीदारों के लिए घर सस्ते होने की उम्मीद है, डेवलपर्स के लिए लागत कम होने और काम शायद थोड़ा आसान होने की संभावना है, और निवेशकों के लिए भी नए मौके बन सकते हैं। ये वाकई में हाल के वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक हो सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, असली परीक्षा इसके लागू होने में, इसके कार्यान्वयन में होगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है जो हमारे स्रोतों में भी बार बार उठाया गया है। क्या ये सुधार वाकई सरकार के उस लक्ष्य को पाने में मदद करेगा, सबके लिए आवास या किफायती आवास वाला लक्ष्य, या फिर इसका ज्यादातर फायदा बीच में ही, यानी डेवलपर के मुनाफे में ही सिमट कर रह जाएगा? ये $1 मिलियन सवाल है। बिल्कुल, यही वो पहलू है जिस पर अगले कुछ सालों तक बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी और देखना होगा कि जमीनी हकीकत क्या रूप लेती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।